और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। आज सीएम सुक्खू ने उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में आज 29 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इस बैठक में सीएम ने कहा, प्रदेश सरकार उद्यमियों को निवेश अनुकूल वातावरण देने के लिए वचनबद्ध है और उनके साथ हुई ये चर्चा सरकार की इसी प्रतिबद्धता को दिखाता है। सीएम ने कहा कि उद्योगपतियों को किस तरह से सुविधा मिले, इसको लेकर बैठक में चर्चा की गई और प्रदेश सरकार उद्योगपतियों की सुविधा के लिए आने वाले समय में अच्छी नीति लाएगी। मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा हिमाचल सरकार को। बहुत जल्दी अप्रूवल्स आ रही हैं, बहुत जल्दी सारी चीज़ें हो रही हैं और हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है यूनिट को अब लगाने के लिए। हमारा कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग चल रही थी 7-8 महीने के अंदर में, बट जो भी मुख्यमंत्री जी ने जो ये एक इनिशिएटिव लिया है, जो 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं और जो हमारे मुद्दे समझ रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल रही है, भरोसा मिल रहा है और निवेश करने का और निवेश को बढ़ाने का दोनों का हौसला मिल रहा है। हमारे कुछ एक अप्रूवल्स पीछे पेंडिंग चल रही थी, कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पेंडिंग चल रहा था। मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना और उसको एक टाइम लिमिट बेस्ड एक हफ्ते के टाइम के अंदर में जो कंसर्न पर्सन है उसको आदेश दिए हैं कि उसको टाइम लिमिट बेस्ड एक हफ्ते के अंदर में खत्म करें, जो हम पहली बार देख रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, बट ये एक जरूर सराहनीय योग बात है भी कि भाई हिमाचल के अंदर में टाइम लिमिट के अंदर में ये सारा काम हो रहा है और वी वुड अप्रिशिएट भी कि ये ऐसी वाली चीज अगर बाकी जगह होगी तो जरूर निवेश भी आएगा और ग्रोथ भी आएगी। नहीं, पॉलिसी में तो हम बदलाव करने जा ही रहे हैं, लेकिन जो अभी हमें इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो समस्याएं हमें बताई और अपनी समस्याओं को भी हमने समझा है, कुछ तो हमने डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दे दिए हैं, उसके आधार पर आगे बढ़ा जाए। कुछ हम नई नीति लेकर आ रहे हैं। हमने जो पाया है उसमें सुधार की जरूरत है और उस सुधार को हम करने जा रहे हैं और सबको एक विंडो के तहत लाने जा रहे हैं। काफ़ी सालों से काफ़ी उद्योगपतियों के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, उनको कैसे सुविधाजनक उद्योगपतियों को सुविधा प्रदान की जाए, इस दृष्टि से हमारी सरकार ने आज विस्तृत चर्चा की है। सभी सरकार के अधिकारी उसमें सम्मिलित थे और इसके बाद जब हम 1-to-1 अभी सब उद्योगपतियों की कुछ और समस्या उसके लिए अभी एक एक करके उद्योगपति से मिलेंगे। देखिए, मुख्य रूप से लैंड की कमी है हमारे पास और कुछ 118 की परमिशंस की समस्या है, कई जगह पानी की समस्या है, कई जगह बिजली की समस्या है। इन सब दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने फैसला किया है। कई जगह ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है, तो सब चीज़ों को देखकर हमने उद्योगपतियों की सुविधा के लिए हम चर्चा कर रहे हैं और उद्योगपतियों को हम सुविधा देंगे भी। तो इस दृष्टिकोण से आज काफ़ी चीज़ें हमारी भी आई ओपनर्स थी जिसमें हमने गौर किया है और हम उस पर आने वाले समय में एक अच्छी नीति लेकर, सुविधाजनक नीति लेकर उद्योगपतियों के लेकर आएंगे। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे सहयोगी रणवीर शर्मा। रणवीर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, इस मीट के बाद किस तरह से आप देखेंगे, क्या कुछ वहां पर उन्होंने कहा है? और सबसे अहम बात यह कि वन विंडो की बात की गई है, ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है। हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर उद्योग के लिए बेहद संभावनाएं हैं और अगर खुद सरकार इस डायरेक्शन में कदम उठा रही है तो ये बड़ी बात है। रणवीर सिंह, डिटेल्स चाहेंगे। जी हिना, देखिए, सबसे पहले तो राज्य सरकार की जो मंशा थी, आज ये जो बिजनेस मीट आयोजित की गई थी, इसमें वो निवेशक बुलाए गए थे जिन्होंने जो है पूर्व सरकार के समय 2-3 साल पहले MOU साइन किया था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे और जो ये समीक्षा बैठक आज बुलाई गई थी, ये एक दिन छोड़कर 9 तारीख को भी चलेगी, यानी पूरे 2 दिन माफ कीजिएगा, ये समीक्षा बैठक चलेगी। इसमें कुल जो है 79 प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जाएगी। उनमें से आज जो है 29 के हुई है, जिसमें सोलन जिला के जो निवेशक थे, सोलन जिला में जिन्होंने निवेश किया है, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको आज बुलाया गया था वार्ता के लिए। उन्हें कहां अड़चन आ रही है वो उसको लेकर यहां पर बातचीत की गई है।
तो कुल ये जो समीक्षा बैठक जब 9 तारीख को पूरी होगी तो कुल 31,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं। और उसमें बड़ी दिक्कत ये थी, राज्य सरकार ये जानना चाहती थी कि जब निवेश के लिए हामी भरी थी निवेशक ने, राज्य सरकार के साथ एमओयू साइन किया था, तो ऐसी क्या बात हो गई कि वो धरातल पर वो उद्योग नहीं उतर पाए, चाहे वो ऊर्जा क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो। तो वही जो है आज जानना चाह रही थी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कहां दिक्कत आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी जो परेशानी यहां पर निवेशकों को आ रही थी, एक तो मुख्यमंत्री ने गिनवाया कि 118 का इश्यू है, जैसे जो बाहरी हिमाचल जो गैर हिमाचली है, जो हिमाचल से बाहर का है निवेशक, जिसने यहाँ पर निवेश करना है, उसको लीज के लिए जब भूमि यहाँ पर मिलती है वो खरीद तो सकता नहीं है। वो प्रक्रिया भी 118 की वो बहुत जटिल है। जो एनओसीज लेनी पड़ती है अलग अलग डिपार्टमेंट से, वो प्रक्रिया काफी जटिल है। तो 20 से 22 करीब विभागों तक जो है ये फाइलें घूमती हैं, तो उसमें समय लगता है। बड़ी दिक्कत ये भी है कि जो आधारभूत ढांचा चाहिए उद्योग को फलने फूलने के लिए, वो भी यहाँ पर थोड़ी कमी यहाँ पर दिखती है। तो जो थोड़ी देर पहले जिनसे हमने बात की थी, कुछ निवेशकों से हमने बात की थी, फार्मा सेक्टर की हम बात करें तो हिमाचल में जो है, अगर देश में जो दवाइयों के उत्पादन की अगर हम बात करें तो हिमाचल में 50% से ज्यादा उत्पादन यहाँ पर होता है, बीबीएन के क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने ये जाना है कि एक निवेशक से भी पूछा है कि किन के प्रोजेक्ट में कहाँ अटके पड़े हुए हैं, तो दिक्कत क्या आ रही है। तो वो सारी समस्या यहाँ पर बताई गई निवेशकों की तरफ से। और बड़ी और अहम बात इसमें यह भी थी, जिन जिन विभागों में ये जो फाइलें अटकी हैं, तो उनके सभी अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद थे। तो राज्य सरकार ने वो भी पूछा। राज्य सरकार ने न केवल ये बताया कि सरकारी तंत्र में कहाँ खामी है उसको दूर किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नीति में बदलाव किया जाएगा। और कई बातें उन्होंने कहा कि वो आई ओपनर थी। जी। तो बहुत सारी बातें निवेशकों ने कही है। तो यहाँ पर राज्य सरकार ये चाहती है, जो सिंगल विंडो वाला प्रश्न आपने पूछा है कि एक ही छत के नीचे जो है निवेशक को वो सुविधाएं मिले, उसे भटकना ना पड़े। तो इसके लिए जो एक इन्वेस्टमेंट ब्यूरो जो है राज्य सरकार बना रही है, और उसमें ये तय किया जाएगा कि जिसने निवेश करना है, जिसका एमओयू हो जाता है, वो संबंधित उद्योग जो उसने स्थापित करना है, उसके संबंधित सारे कागजात वो उस ब्यूरो में जमा करवाएगा। उसके बाद ये ब्यूरो का काम होगा कि वो अलग अलग विभागों से एनओसी देने के लिए कहेगा, टाइम बाउंड उसको किया जाएगा। अगर तय समय में वो एनओसी नहीं मिलती है तो उसे डीम्ड माना जाएगा, डीम्ड एनओसी वो मानी जाएगी, यानी कि अगर वो समय सीमा खत्म हो जाती है तो वो स्वीकृत माना जाएगा। तो ये आश्वासन यहाँ पर दिया। देखिए, बड़ी बात इसमें ये निकल कर आ रही है, राज्य सरकार ये भरोसा देना चाहती है निवेशकों को जो बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं और जिनके प्रोजेक्ट कई सालों से लंबित हैं, फाइलों में घूम रहे हैं। तो राज्य सरकार ये नीति में बदलाव करेगी और जो पहले से जो यहाँ पर जिन्होंने निवेश किया है एमओयू के माध्यम से, या जो यहाँ पर स्थापित उद्योग है, वो कोई और जो है उद्योग शुरू करना चाह रहे हैं, उन्हें एक संदेश देना चाहती है कि हिमाचल में ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा कि आपके उद्योग धंधे यहाँ पर फलेंगे फूलेंगे। लेकिन शर्त यह भी है कि जो हिमाचल के हित है वो प्रभावित ना हो, हिमाचल वासियों का जो हक है वो उनको मिलना चाहिए। तो तमाम सारी मुद्दों पर, सारे पहलुओं पर यहाँ पर बिल्कुल रणवीर, और बेहद अहम है ये देखना कि इस समिट के बाद आगे के लिए क्या कुछ संभावनाएं यहां पर देखी जाती हैं, क्योंकि बहरहाल सीएम लगातार ये कहते रहे हैं कि अगले 10 सालों में वो हिमाचल प्रदेश को सबसे समृद्ध राज्य बनाना चाहते हैं और उसी डायरेक्शन में ये तमाम तर काम हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर सिंह आपका, तमाम तर जो तफसीलात आपने हमारे दर्शकों को दी हैं। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद अब तक हिमाचल में एक और अहम खबर, पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने सीएम सुक्खू को बिना कर्ज लिए सरकार चलाने की चुनौती दे डाली। यहां जयराम ठाकुर ने कई दूसरे अहम मुद्दों पर भी सुक्खू सरकार पर हमला बोला है। आइए आपको दिखाते हैं। अब हिमाचल प्रदेश की राजनीति इन दिनों काफ़ी गर्म हुई है और मुद्दा जो प्रदेश सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बनाया जा रहा है वो कर्ज को लेकर है कि
केंद्र सरकार लगातार कर्ज कम कर रही है, कटौती कर रही है, सीलिंग लगाई जा रही है, चाहे वो बाहरी जो वित्त पोषित एजेंसीज़ हैं उनके फंड के ऊपर हो या फिर केंद्र की तरफ से जो गारंटी दी जाती है लोन में उसके ऊपर हो, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, इनसे हम बात करेंगे। ठाकुर साहब, प्रदेश भाजपा के इशारे पर केंद्र सरकार सीलिंग लगा रही है कर्ज के ऊपर भी, और जो बाहरी वित्त पोषित एजेंसीज़ हैं उनसे भी लोन की सीमा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। क्या कहेंगे पूरे इशू पे? देखिए, एक तो बड़ी साफ बात है कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से झूठा प्रचार कर रहे हैं उससे प्रदेश का हित होने वाला नहीं है, और ये कतई भी उचित नहीं है कि केंद्र में जाकर के केंद्र के नेताओं को मिले, केंद्र में प्रधानमंत्री जी से मिले, उनसे मदद मांगे और शिमला आने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ आप बोलते रहें। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप किसी इस पर बोलिए, लेकिन हर बात पर केंद्र को दोष देना उचित नहीं है। पहली बात तो यह है कि जो फैक्ट्स हैं, कोई भी ग्रांट हिमाचल प्रदेश के हिस्से में जो आनी है उसको ना रोका गया है और ना ही उसको रोकने की मंशा है। तमाम ग्रांट्स जो हिमाचल प्रदेश के हिस्से की यथावत हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हो रही है, मिल रही है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जहां लोन की लिमिट की बात आ रही है, लोन की लिमिट से संबंधित सिर्फ हिमाचल प्रदेश की ही बात नहीं, पूरे देश भर में सभी राज्यों को एक एडवाइजरी के नाते कहा गया कि आप रुकिए और लोनिंग एक सीमा तक लेनी चाहिए, अन्यथा परिस्थितियां बहुत खराब हो रही हैं। आप आंध्र प्रदेश की हालात देखिए, कर्मचारियों की तनख्वाह कई महीनों के बाद मिल रही है। तो ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में ना आए तो केंद्र ने अगर सुझाव दिया है तो मुझे लगता है कि उनको इसका सम्मान करना चाहिए। और आज से पहले तो मुझे गाली देते रहते थे, मुझे ही दोषी देते थे कि भाई उन्होंने प्रदेश की हालत खराब की। हमने तो 2 सालों में 5,000 करोड़ लिया और इन्होंने 3 महीने में 6,000 लिया, और अब जब 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं तो 7,000 करोड़ इन्होंने ले लिया, 1,000 और ले रहे हैं। आप कल्पना करिए, आज अखबार में देख रहा था मैं कि खबर लगी हुई है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति इस दौर में से गुजर रही है कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट हो गया। और ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि कर्मचारियों की सैलरी बंद हो जाएगी, ट्रेजरी ट्रांजैक्शन बंद कर देंगी। इन सारी चीजों का जवाब अब मुख्यमंत्री को देना है। पिछले विधानसभा चुनावों को अगर ध्यान में रखते हुए हम देखें तो अब काफ़ी लोग थे जिन्होंने पार्टी के अगेंस्ट काम विधानसभा चुनावों में किया था, कुछ ने चुनाव लड़ा भी था और कुछ ने परोक्ष रूप से पार्टी के अगेंस्ट काम किया था। उनके ऊपर क्या स्टैंड रहेगा? क्या लोकसभा चुनावों तक आते आते उनको शामिल किया जाएगा या फिर वो बाहर रहेंगे? और क्या कार्यकारिणी भी नहीं बन सकती है या फिर कुछ अपडेट किया जा सकता है? देखिए, सब तरह की संभावना रहते हैं। सारी चीज़ों का आकलन पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठ कर करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। और निश्चित रूप से ये भी एक बात अच्छी नहीं है कि पार्टी में अपनी सुविधा के हिसाब से लोग विरोध करें और फिर अपनी सुविधा के हिसाब से फिर पार्टी में आने की बात कहें। ये पार्टी आज देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और पूरे देश के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो अनुशासन का संदेश, मुझे लगता है कि उसके लिए मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। इसके अलावा विधानसभा चुनावों में हमने देखा कि कर्मचारियों का वो साथ नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। अब लोकसभा चुनावों में इन चीज़ों का इम्पैक्ट हो पाएगा, खासकर अगर ओपीएस की बात करें? मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन सब जगह है, चारों तरफ है, कर्मचारियों में भी है। कर्मचारियों के अलावा जो भी समाज के वर्ग हैं हर क्षेत्र में, क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। 1,000 से ज़्यादा संस्थान डिनोटिफाई हो गए, सड़कों का काम, पुल का काम बंद, कॉलेज का काम बंद, हॉस्पिटल का काम बंद, सब जगह एक ही शब्द सुनने को मिल रहा है, काम बंद है।
हाँ, सड़कों से याद आया कि टेंडर्स नहीं हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, कैसे देखते हैं आप, खासकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की इशू? देखिए, बहुत सारे टेंडर जो हुए पड़े थे, काम कर लिया गया है, उनकी पेमेंट 6 महीने से मिल नहीं रही है, कोई पेमेंट नहीं मिल रही है, और नए टेंडर की प्रक्रिया रोक दी गई है, अधिकांश टेंडर अभी तक हो नहीं रहे हैं। तो आखिरकार सब जगह रोक है। पिछला काम किया है उसका पैसा रोक दिया है, पैसा नहीं है, और नए काम करने के लिए जो टेंडर की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए तो उस पर भी रोक लगाई है, चाहे वो पीडब्ल्यू है, चाहे आईपीएच है, चाहे वो दूसरा महकमा है, सब जगह इस प्रकार की परिस्थिति है। और हर जगह एक निराशा का, नाराजगी का माहौल इस प्रकार से खड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश में, चारों तरफ, हर वर्ग में, कि सरकार अच्छे के लिए बदलाव करने के लिए लाते हैं लोग, मंशा ऐसी रहती है उनकी, लेकिन अब 5 महीने का, 6 महीने का कार्यकाल बीतने के बाद फिर भाजपा की 5 साल की जो सरकार रही है पूर्व में, उसको लोग याद करने लग पड़े। बिल्कुल। तो नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ थे, और बड़ा आरोप इन्होंने सरकार के ऊपर लगाया है कि हर जगह रोक है, चाहे वो टेंडर की बात हो या फिर नई अपॉइंटमेंट्स की बात हो, तो हर जगह रोक है और लोग पुरानी सरकार को याद कर रहे हैं, पूर्व भाजपा सरकार को याद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए शिमला से राजेंद्र शर्मा। धर्मशाला में चामुंडा मंदिर के खड्ड में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में जो बात सामने आई उसके अनुसार मृतक युवती की उम्र 25 से 30 साल बताई जा रही है। हालांकि युवती की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। दरअसल युवती की लाश खड्ड में देखे जाने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। अब पुलिस लाश की शिनाख्त करने में जुट गई है। ये भी पता लगा रही है कि युवती की मौत कैसे हुई, ये खड्ड तक कैसे पहुंची। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा। विचित्र, क्या अभी तक जांच में कोई बात निकलकर सामने आई है? क्या है पूरी इसकी तफसीलात अभी तक? देखिए हिना, अगर हम लोग इस घटना की बात करें तो सुबह से ही यहाँ पर सनसनी जैसा माहौल है। हर कोई स्तब्ध है कि आखिरकार युवती की लाश आई तो आई कहां से, इसलिए क्योंकि अभी तक जो है युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि स्थानीय लोगों के कहने पर तुरंत जो है पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। और वैसे भी ये चामुंडा देवी का जो मंदिर है ये बहुत मशहूर चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है, बहुत मशहूर शक्तिपीठ है। यहाँ पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है देश और विदेश भर से यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में अभी जो ये शव बरामद हुआ है उसकी जो उम्र का तकाजा लगाया गया है ना, वो 25 से 30 साल के बीच का है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है युवती के पास से मिले हैं जिसकी बिना पर जो है पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये युवती ठीक और उसमें कुछ ये देखा जा रहा है कि कुछ टिकट्स कुछ सामने आई है और उस टिकट से कुछ पुख्ता जानकारियां जो है वो मिल रही हैं। उन्हीं को अब सिलसिलेवार उन कड़ियों को जो है वो पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी जो है फिलहाल तमाम जितने भी नियरबाई या नजदीक के जितने पुलिस स्टेशन है वहां पे इतला कर दी गई है। मीडिया के माध्यम से भी जगह जगह खबर जो वो पहुंचा दी गई है। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि युवती जो है या तो कोई टूरिस्ट थी, क्योंकि जिस तरह से टिकट्स देखी गई है उनके पास से, तो हो सकता है कहीं बाहरी राज्य से या बाहर से आई हो। क्योंकि नजदीक अगर नियर बाई कहीं किसी क्षेत्र की युवती होती तो अब तक किसी ने शिकायत दर्ज करवाई होती और इसकी जानकारी तुरंत मिल जाती। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये युवती जो थी वो बाहर की थी, जो यहाँ आई हुई थी। और ये इसका शव वहां कैसे आया, पानी में कैसे बहकर आया, ये जो है वो जांच का विषय है। और उसी पर जांच जो है ना चल रही है और पुलिस भी कई कड़ियों को जोड़कर जो है बिल्कुल विचित्र। और इस मामले पर जैसे ही कोई अपडेट रहता है हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल विचित्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। बिलासपुर से खबर है जहां के स्वारघाट में जंगल में एक नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर स्वारघाट पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कंकाल का निरीक्षण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। यहां पहुंची FSL की टीम ने भी सबूत जुटाए। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस जांच में जुट गई है। मैंने यहाँ हैंडपंप का जो एक बना है इसके नज़दीक जो है मानव खोपड़ी का होना पाया गया तथा आसपास जो है हमने स्पॉट का निरीक्षण किया तो इसके साथ ही 20-25 मीटर की दूरी पर जो है इस खोपड़ी से संबंधित जो है मानव कंकाल का होना भी पाया गया। फिर हमने स्पॉट का विजिट किया और इसको हमने सेव कर दिया और हमने FSL टीम के अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया तो FSL टीम से हमारे डॉक्टर श्री नसीब पटियाल साहब मेरे साथ खड़े हैं
आज ये सुबह ही आज यहाँ मौका पर पहुँच चुके हैं। तो इन्होंने जो है बड़ी गहनतापूर्वक जो है स्पॉट का विजिट किया, निरीक्षण किया और जो यहाँ स्कल है प्लस जो अज्ञात व्यक्ति का अस्थि पिंजर मिला है उसको इन्होंने प्रिजर्व करके हमारे वाले कर दिया है और हमने इसे अपनी कस्टडी में ले लिया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको FSL और IGNC वगैरह भेज करके इसका विश्लेषण करवाएंगे। बद्दी की माइक्रोटेक कंपनी को प्रदर्शनकारी मजदूरों के आगे झुकना पड़ा। कंपनी ने मजदूरों की मांगों को मान लिया। कंपनी अब निकाले गए 400 मजदूरों को बकाया वेतन के साथ 1 महीने की सैलरी भी देगी। बता दें कि मजदूरों ने कंपनी पर बिना नोटिस के काम से निकालने का आरोप लगाया था और इसके लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। वर्कर्स का जो भी इशू था जिन्होंने रेज किया था वो सिंस वर्कर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर थे तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ और वर्कर्स का, कॉन्ट्रैक्टर्स का और कंपनी का जो भी उन्होंने आपस में ही एमिकेबली रिजॉल्व कर लिया तो उस अकॉर्डिंग से रेजोल्यूशन से वर्कर्स भी संतुष्ट हैं और कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी ने भी उसके लिए एग्री कर लिया। ओटी वाला जो ओवर टाइम का जो लेबरर्स ने इशू रेज किया था तो उसके लिए लेबर इंस्पेक्टर साहब को डायरेक्ट कर दिया गया कि अगर किसी भी वर्कर को उस रिस्पेक्ट में किसी भी और रिस्पेक्ट में कोई भी अगर उनको ग्रीवांस हो या उनको लगता है कि उनके किसी भी राइट कोई भी उनके अफेक्ट हुए हैं तो वो लेबर इंस्पेक्टर या लेबर ऑफिसर के थ्रू अपनी डिमांड रेज करें और जो भी डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी उनको जो उनके लीगल राइट्स बनते होंगे उनको हेल्प। तो अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।